गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज 1 मई 2021 के करंट अफेयर डिस्कशन में मैं आईएएस मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला एमसीक्यू। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक किसने जारी किया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, IEA ने। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जारी किया है। ओके फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार, किस रिपोर्ट के अनुसार, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में नए वाहन की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। कब तक फ्रेंड्स? तो 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की वृद्धि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के नेतृत्व में होगी। और ये जो 30% वृद्धि होगी वो किस में होगी फ्रेंड्स? तो 3 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक जो ये ई रिक्शा हम लोग देखते हैं और स्कूटी या बाइक समझ लीजिए आप, इसी में ये वृद्धि होगी 2030 तक। तो आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्पेस एक्स ने। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने हाल ही में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ले जाया गया था। इसे फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। समझ गए। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेस एक्स का लक्ष्य 12,000 उपग्रहों का 12,000 उपग्रहों का एक तारामंडल बनाना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सस्ती लागत पर अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। समझ गए। स्पेस एक्स ने हाल ही में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसके माध्यम से? तो फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। कहाँ से? तो फ्लोरिडा से। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पटानिया सेकंड प्रशांत महासागर के तल पर फंस गया है, वह क्या है। तो ऑप्शन सी, खनन रोबोट। पटानिया सेकंड क्या है फ्रेंड्स? खनन रोबोट है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एक गहरे समुद्र में खनन करने वाला रोबोट पटानिया सेकंड प्रशांत महासागर के तल पर फंस गया है। पटानिया सेकंड रोबोट का 13,000 फीट की गहराई पर प्रशांत महासागर में, कितना हज़ार फीट गहराई फ्रेंड्स? 13,000 फीट की गहराई पर प्रशांत महासागर में निकेल और कोबाल्ट, देखें फ्रेंड्स, ये जो हैं हमारे मिनरल्स, निकेल और कोबाल्ट्स में समृद्ध चट्टानों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जब इसका पहला परीक्षण पूरा होने के करीब था तो रोबोट का अम्बिलिकल केबल अलग हो गया। कोबाल्ट और निकेल निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक है। लो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक है। मशीन की रिकवरी की योजना बनाई जा रही है। यह खोज प्रशांत महासागर के क्लिप्टर्न जोन में हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर यह क्वेश्चन आ जाता है कि पटानिया सेकंड क्या था, तो ये हमें पता होना चाहिए खनन रोबोट था। या हमारे विश्लेषण में से भी ऑप्शन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
दादूदान गढ़वी साहित्य के क्षेत्र में 2021 में पद्म श्री प्राप्तकर्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य से थे? तो वो थे फ्रेंड्स गुजरात राज्य से। ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। गुजराती कवि दादूदान गढ़वी का हाल ही में निधन हो गया है। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स 2021 में ही इनको सम्मानित किया गया था और देखिए इनका निधन हो गया है, सम्मानित किया गया था। उन्होंने गुजरात गौरव पुरस्कार के साथ साथ झावर चंद मेघानी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी जीते थे। उनकी पूरी रचनाएं 2 साहित्यिक संस्करणों में एकत्र की गई हैं, जिनका नाम तेरवा और लंछनयन है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2021 वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीसीएस वाले इसको ध्यान में रख सकते हैं। आ भी सकता है यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या झारखंड पीसीएस, किसी भी पीसीएस में आ सकता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कृति के कारंत। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कृति के कारंत पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं जिन्हें 2021 के वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार वर्ल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया। CWS वन्यजीव अनुसंधान, संरक्षण, नीति और शिक्षा के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। ओके फ्रेंड्स, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आज ही के दिन फ्रेंड्स 1 मई को मनाया जाता है। काफ़ी लंबा इतिहास रहा है इसका। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसका विश्लेषण देख लेते हैं फ्रेंड्स। हर साल 1 मई को पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर्स डे और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए एग्ज़ाम में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस दे दिया तो आप बना के आ जाएंगे कि 1 मई को, हाँ भाई 1 मई को मनाया जाता है। लेकिन अगर दे दिया कि मई दिवस किससे संबंधित है तो श्रमिक दिवस से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, श्रमिक दिवस का ही अन्य नाम मई दिवस है। इस दिन दुनिया भर के श्रमिक संघ सेमिनार, रैलियाँ और परेड का आयोजन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा और इसका विश्लेषण हम देख लें। इसका पृष्ठभूमि हम कह सकते हैं इसको। देखिए 8 घंटे कार्य दिवस की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जा रहा है। पहले के समय में मजदूरों की काम करने की स्थिति बहुत गंभीर थी और काम के घंटे दिन में 10 से 16 घंटे तक चलते थे। देख रहे हैं फ्रेंड, 10 से 16 घंटे तक चलते थे। यहाँ तक कि असुरक्षित परिस्थितियों में भी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई, श्रमिकों की चोटें भी आती थी। समझे? 1886 में शिकागो, अमेरिका में 1886 में शिकागो में श्रमिकों ने मांग करना शुरू कर दी कि सप्ताह में 8 घंटे काम करना और 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं। श्रमिकों के संघर्ष के बाद 1886 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा शिकागो में राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रमिकों के लिए कानूनी समय घोषित किया गया था। 1889 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की महासभा की दूसरी बैठक हुई।
और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। भारत में इस दिन को 1923 से राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको यहाँ एक और छोटा सा फैक्ट बता दूं फ्रेंड्स, रविवार की छुट्टी जो है हमारे देश में 1923 से ही शुरू हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? देखिए इसका ऑप्शन सी रूस सही है। भारत का 2+2 वार्ता अमेरिका के भी साथ है, जो 1-2 महीने पहले न्यूज़ में था, लेकिन ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है ये भारत और रूस के बीच स्थापित किया जाएगा, समझे। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत और रूस ने हाल ही में द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। देखिए ये 2+2 वार्ता का मतलब सीधा सा है कि जैसे भारत है तो भारत के दो मंत्री कौन कौन से मंत्री फ्रेंड्स, तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। उसी प्रकार रूस के दो मंत्री कौन कौन होंगे फ्रेंड्स, तो वहीं विदेश और रक्षा मंत्री। समझ गए, 2+2 वार्ता का बेसिक ये है। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका हमारा अगला प्रश्न है, प्लेन ऑफ जॉर्ज किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है? तो लाओस में है फ्रेंड्स ये। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्लेन ऑफ जॉर्ज उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसमें घाटियों और जियाखंगो पठार की तलहटी के आसपास बिखरे हजारों पत्थर के जार हैं। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार प्लेन ऑफ जार को संभवतः एक दफन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। शोध के अनुसार यह जार 3000 साल से अधिक पुराने हो सकते हैं, इसीलिए यह न्यूज़ में था। ओके फ्रेंड्स, तो प्लेन ऑफ जार कहाँ है, तो लाओस में है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसने जीता? तो इसका ऑप्शन ये सही है फ्रेंड्स, श्यामला गणेश ने। जब इसका विश्लेषण है, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु वेस्ट जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। आज का 10वां प्रश्न, कृषि अवसंरचना फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ऋण देने में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? ओके फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। आइए इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। कृषि अवसंरचना फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 8000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। आवेदन का सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक कृषि साख समितियों, देख रहे हैं, यही हमारा ऑप्शन भी था, 58%, कृषि उद्यमियों का 24% और व्यक्तिगत किसानों का 13% है। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रति वर्ष 3% की ब्याज सबवेंशन दर और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ऋण की गारंटी होगी। समझ गए। तो आज 1 मई 2021 का टॉप 10 MCQ डिस्कशन फ्रेंड्स यहीं समाप्त होता है। आप प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी में बने रहें। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।